नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 जो अपनी इकोनॉमिक्स है थ्रू MCQs उसमें ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको एक बार चैप्टर को ओवरव्यू दे देती हूँ कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे MCQs कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से MCQs हमें करने हैं। देखो, अगर आप अपनी NCERT जैसा कि मैंने आपको बताया था आप डाउनलोड करोगे, तो ऐसे आप अपना चैप्टर 2 डाउनलोड करोगे और चैप्टर 2 का जो नाम है वो है पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, मतलब लोगों को आप पूंजी कब कहोगे या लोग पूंजी होते भी हैं या नहीं होते, तो उस चीज़ पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे बताया है कि कैसे लोग जो होते हैं, एक ज़्यादा जनसंख्या होना भी ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री के लिए खराब ही हो। ज़्यादा जनसंख्या जो है वो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे बनती है। ठीक है, क्या क्या आप बोल सकते हो फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कहीं ना कहीं कारक होते हैं जिससे आप एक नॉर्मल अपनी जनसंख्या को ह्यूमन कैपिटल, एक ह्यूमन रिसोर्स, एक पूंजी के फॉर्म में उनका विकास कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत जो कहानी है वो दो दोस्तों के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। एक है विलास और एक सकल। तो यहाँ पे बताया है कि कैसे सकल जो होता है वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान देता है, उसके जो मॉम डैड होते हैं वो भी उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो आगे जाके एक अच्छी प्राइवेट नौकरी में काम करता है, उसको प्रमोशन मिलता है। लेकिन वहीं पे एक कहानी है विलास की कि कैसे वो अपने जो पॉवर्टी का चक्रव्यूह होता है, जो आप देखोगे उल्टा घूमती हुई साइकिल होती है, उसमें ही फंस जाता है। ठीक है, वो नहीं, कहीं ना कहीं उसकी मम्मी जो होती है वो गांव में ही मछली बेचने का काम करती है और विलास भी क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता, वो स्कूल नहीं जाता, वो और आप देखोगे स्किल्स वगैरह नहीं लेता, तो वो भी बड़े होके मछली बेचने का काम करता है और वही छोटी सी इनकम में अपना गुजारा करता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से वो कारक हैं जिससे आप लोगों की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, जिससे आप उनका आगे का जीवन सुधार सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं वो लोग कि एक गांव में, अगर हम गांव में भी नहीं, वो बोल रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, हम कैसे बोलेंगे कि भाई ये अगर हम बोलते हैं ना ये अर्थशास्त्र है, तो ये इसके अंदर कौन कौन सी आप देखोगे गतिविधियां जो होती हैं वो अर्थशास्त्र की मानी जाएंगी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मानी जाएंगी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, मतलब प्राथमिक क्या होती हैं, द्वितीयक क्या होती हैं, तृतीयक क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक विकास के पथ पर चलने वाले देश जो अभी भी विकास की ओर चल ही रहे हैं, अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, जैसे अपना भारत हो गया, चीन हो गया, उनको कंपेयर किया है जो ऑलरेडी विकसित देश है, जैसे अपना जापान हो गया, अमेरिका हो गया, और वहां बताने की कोशिश करिए कि वहां के आप देखोगे जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, उनमें क्या क्या आपको अंतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया है कि कैसे अपना जो पढ़ाई लिखाई होता है, एजुकेशन होता है, स्किलिंग होती है, एक अच्छी हेल्थ सिस्टम होता है, वो सब देना कितना ज़रूरी है। और इसी में चैप्टर में आप देखोगे ये हैं आपके डायग्राम्स। अब देखो ये जो चार्ट है, ये जो कुछ फिगर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, लेकिन ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे 2021 का उन्होंने दे रखा है कि जो भी जो डेटा है यहाँ पे सेंस ऑफ इंडिया 2021 का है। तो आप जब NCERT डाउनलोड करो एक बार देख लेना, यहाँ पे कई जगह 2001 ना हो, आप पुरानी NCERT का ना डेटा लो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लिटरेसी रेट हमारे भारत में कितनी बढ़ गई है। ठीक है, महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, ओवरऑल हमारे यहाँ पे आप देखोगे लिटरेसी रेट कितनी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, GDP का कितना खर्चा हमारे यहाँ पे एजुकेशन पे किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जब हम आज़ाद हुए थे तब कितनी लिटरेसी रेट थी, आज कितनी लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो वो और उसके बाद ऐसी लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पे क्यों बढ़ी, जैसे हमारे यहाँ पे वो सर्व शिक्षा अभियान का नहीं है जिसमें पेंसिल में एक लड़का लड़की बैठे हुए आते हैं, तो वो ऐड होता है। तो ये सब चीजें क्या आपके दिमाग में फिट हो जाती है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि ये आपके दिमाग में फिट होनी भी चाहिए, पता है, क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उससे आपके दिमाग में क्या इंपैक्ट हो रहा है, उससे आप उस चीज को लंबे समय तक याद कर पाते हो। तो वहां से हमेशा मुझे याद रहता है वो सर्व शिक्षा अभियान का कहीं ना कहीं लोगो था। तो ये सब चीजें यहाँ बताई गई हैं। फिर यहाँ बताया गया है कि इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटी है, लगभग 1000-1200 के आसपास यूनिवर्सिटी है। ये फिगर आप हमेशा याद रखना। वैसे कॉलेजेस का लगभग 45,000 के आसपास है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कितने टीचर्स हैं, टीचर स्टूडेंट का रेशियो याद रखना, नंबर ऑफ टीचर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मत याद रखो, ये जो रेशियो बनता है ना इनका 30:1, 27:1, जो भी बनता है वो याद रखना। ठीक है,
तो ये देखो अपने आजादी के समय से अब तक का बताया है कि भैया इतना बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपको थोड़े थोड़े स्टैटिस्टिक्स याद होने चाहिए मेंस का अगर आप एग्जाम लिखोगे उसके पर्सपेक्टिव से। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, एनसीईआरटी ही कवर करेंगे, तो उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जैसे आप एजुकेशन पे खर्च करते हो लोगों की, आपको उनके हेल्थ पे भी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो स्वस्थ रहे। अगर सारा पैसा बीमारी में लगा दोगे तो अपने आप पे क्या लगाओगे, अपने फैमिली के विकास पे क्या लगाओगे, समझ में आ रहा है। तो आपको हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड डेटा भी दिया गया है कि इंडिया में कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कितने सब सेंटर्स हैं, कितने हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, कितने प्रैक्टिशनर्स हैं। अच्छा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको पता है हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपके पीएचसी होते हैं, सीएचसी होते हैं, फिर आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, तो आपको पता है इनमें अंतर क्या होता है भाई? प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, एक बार इनका मुझे अंतर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ना बेसिक बेसिक चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे आप देखोगे। उसके बाद उन्होंने बताया थोड़ा सा बेरोजगारी के बारे में, ठीक है, कि बेरोजगारी क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो भिन्न भिन्न प्रकार की बेरोजगारियां होती है उसके बारे में बताया है, ठीक है। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, अपने जो ग्रामीण इलाके होते हैं और शहरी इलाकों में आपको कौन से प्रकार की बेरोजगारियां देखने को मिलेंगी उनके बारे में बताया है। फिर आपको बताया है कि कैसे इंडिया में बेरोजगारी बहुत लंबे समय से कम ही थी, बेरोजगारी कम क्यों है, हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया है कि कैसे बेरोजगारी गरीबी से लिंक्ड है। भाई वो तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आप गरीब हो, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। और उसके बाद फाइनली उन्होंने एक स्टोरी बताई है किसी फैमिली की, जहाँ पे आप देखोगे उन्होंने पूरा जो उनकी फैमिली में क्या क्या काम होता था, कितना प्रॉफिट कमाते थे, वो सारी चीजों के बारे में बात करी है, ठीक है। और फिर आ जाओ इसकी समरी के ऊपर। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं बोलूंगी कि आप समरी से ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो एक चैप्टर पढ़ना, समरी में इसके कुछ नहीं है, ठीक है। हार्डली 4-5 लाइन का समरी है, तो इससे आपको कुछ समझेगा नहीं, तो चैप्टर ही पढ़ना, उसी से आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका सेकंड चैप्टर हमने एक बार एनसीईआरटी से ऊपर ऊपर से देख लिया, ताकि हमें समझ में आए कि हम जो एमसीक्यूज कर रहे हैं वो रेलेवेंट है भी या नहीं है। ये तो आप बोलोगे मैम चैप्टर कुछ और था, आपने पढ़ा कुछ और दिया, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका संसाधन के रूप में लोग, यानी आपके लोग जो है वो कैसे आपकी पूंजी बन सकते हैं। लगभग 19-20 क्वेश्चन है। आइए अब हम शुरू करते हैं। जब भी क्वेश्चन देखो एक बार वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो, और हम तो फिर डिस्कस करते ही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है लोगों के बारे में, कि क्या जनसंख्या जो होती है, ठीक है, वो मानव संसाधन कही जा सकती है। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जरूरी नहीं है कि बड़ी जनसंख्या नुकसानदायक हो, उसके पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई उसके पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। लेकिन जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। पॉपुलेशन जो होती है वो ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल हो सकती है, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका देश जापान, जिसके बारे में एनसीईआरटी में भी कहा है, ठीक है। देखो अगर आप भारत की बात करोगे तो हमारे पास लगभग 130 करोड़ भारतवासी है ना तो या 130 करोड़ की जनसंख्या है। अगर आप जापान देखोगे ना तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम होगी, हार्डली अगर आप बोलोगे तो 100 मिलियन से ऊपर नहीं होगी, 10-12 करोड़ मान लो, 13 करोड़ मान लो, मतलब भारत से 10% मान लो जनसंख्या, ठीक है। लेकिन आप देखो कि भारत के पास, हमारे पास तो मिनरल्स भी है, ठीक है, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमारे पास बहुत सारी और चीजें हैं, ठीक है, पूंजी के रूप में। लेकिन जापान के पास आप देखोगे कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, अपन बोलते हैं जो प्रकृति वाले संसाधन होते हैं, वो काफी कम है। तो जो देश इतना हम बोलते हैं ना कि जापान विकसित है, जापान एक डेवलप्ड नेशन है, वो क्यों है पता है? अपनी जनसंख्या की वजह से। वहां की जनसंख्या एकदम पढ़ी लिखी है, स्किल्ड है, प्रॉपरली हेल्दी है। वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखोगे तो लोग 90-90 साल से ऊपर और एवरेज जीते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो देश है वो विकास इसीलिए ही कर पा रहा है क्योंकि वहां पे मानव जो लोग हैं ना वहां के, वो मानव संसाधन के रूप में उभर के आए हैं, ठीक है। वो वहां पे क्या कर रहे हैं, अपनी कमियों को अपने तेज दिमाग से, तेज बुद्धि से, तेज तीव्रता से आप देखोगे अपनी कमियों को मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाई जा सकती है। तो आंसर हो गया आपका 1 ओनली, ठीक है। हमेशा मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था पिछले चैप्टर में जब हम पूंजी के बारे में बात कर रहे थे कि पूंजी 2 तरह की होती है। एक तो आपकी भौतिक पूंजी यानी फिजिकल पूंजी थी, और एक आपका ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी थी। तो ऑब्वियसली अगर मानव पूंजी है तो मानव संसाधन है, तो पॉपुलेशन आपका संसाधन बन सकती है, ठीक है, समझ में आया।
फिर हम चलते हैं सेकंड की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन ना भी होता तो भी मैंने आपको अभी एनसीईआरटी के डिस्कशन में बताया कि भाई मुझे एक बात बताओ, एक मैंने आपको विलास का नाम दिया था और एक मैंने आपको सकल के बारे में बताया था। विलास जो था वो अपनी मम्मी की तरह मछली बेच रहा था, और जो सकल है वो आगे पढ़ लिख के मतलब अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगा और उसको काफी अच्छे पैसे मिलने लगे। ठीक है, अभी जो विलास है, मुझे एक बात बताओ कि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ठीक है, उसकी अच्छी हेल्थ भी नहीं रहती थी क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ता था, तो उसका जितना भी पैसा वो कमाता था मछली बेच के, ऐसा नहीं है मछली बेच के आपको कम पैसे मिलेंगे, लेकिन वो मछली बेच के सपोज उसने 100 रुपए कमाए तो उसमें से 80 रुपए बार बार उसका मेडिकल का खर्चा, कभी दवाइयों का, कभी डॉक्टर को दिखाने का, ठीक है। और वो जब वो बीमार रहता था उन दिनों वो काम पे नहीं जाता, तो उन दिनों का सपोज वो 7 दिन के लिए काम पे नहीं गया, तो अगर वो दिन का 100 रुपए बनाता है तो उसका 7 दिन का काम पे नहीं गया तो 700 रुपए का नुकसान तो वहीं हो गया। ऊपर से आप देखो जो खर्चा हो रहा है वो अलग, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि विलास है ना, वो आप देखोगे मानव पूंजी बन ही नहीं पा रहा, मतलब वो एक मानव ही रह गया वो, लेकिन वो एक मानव पूंजी, एक मानव संसाधन नहीं बन पा रहा, ठीक है, जिससे उसकी फैमिली का, सोसाइटी का, मतलब सबका भला हो सके, ठीक है। वो आप कहीं ना कहीं देखोगे अभी भी उल्टा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप कहोगे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आप हो, सपोज करो आपका नाम है ज्योति, तो ज्योति को अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे मानव कैपिटल कहना है, मैंने उसको मानव पूंजी कहना है, ठीक है, तो मैं कब कह पाऊंगी, जब ज्योति पढ़ी लिखी होगी, एजुकेटेड होगी, अपने डिसीजन खुद ले पाएगी, ठीक है, समझ पाएगी चीजों को, स्किल्ड होगी ताकि उसको कहीं नौकरी मिल जाए, ठीक है, या फिर वो खुद का कोई बिजनेस भी शुरू करे तो भी उसको स्किल्ड होने की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद वो हेल्दी होगी। हेल्दी क्यों? स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं होगे तो क्या होगा, आप स्वस्थ नहीं हो तो आपका, एक तो आपकी कमाई जाएगी जैसे विलास की जा रही है, और दूसरा आपका जितना पैसा आप कमा रहे हो वो स्वस्थ रहने में ही लगा दोगे, वो आप देखोगे स्वास्थ्य के ऊपर ही खर्चा हो जाएगा, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल के लिए आप देखोगे क्या क्या जरूरी है भाई, हेल्दी रहना भी जरूरी है, एजुकेटेड रहना भी जरूरी है। तो आंसर क्या हो गया अपने आप? सी, ठीक है। फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया अपना जो मानव पूंजी होता है, जो ह्यूमन कैपिटल होता है, ठीक है, उस पे खर्च करने से क्या होगा। अरे सीधी सीधी बात है, सकल पे उसके माँ बाप ने खर्च किया, ठीक है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, उससे उसको ह्यूमन कैपिटल बनाया जो देश के, सोसाइटी के, खुद के, फैमिली के, सबके लिए आप देखोगे आज बहुत एक योगदान मतलब मानव साबित हो रहा है। वो अपनी सोसाइटी को ऊपर लेके जा रहा है, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है भाई, एक तो सकल की जो आय थी, इनकम थी, वो ज्यादा हो गई, करेक्ट है ना। और दूसरी आप देखोगे कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, उत्पादकता होती है, वो भी तो बढ़ी। भाई अगर सकल पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो भी विलास की तरह हो सकता है, शायद मछली बेच रहा होता, है ना, तो वो दिन के 100 रुपए कमाता। लेकिन चूंकि अब आप देखोगे कि वो पढ़ लिख गया, उसने अपने आप पे इतना खर्च किया, तो आज आप देखोगे वो दिन का 2000 रुपए कमा रहा है, तो बढ़ गई ना उसकी उत्पादकता, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे उसकी इनकम, उसकी उत्पादकता, दोनों चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आपको हमने पिछली क्लास में इंडिया की हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया था, तो वो हम यहाँ पे वापस डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताने वाले हैं कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या क्या याद है। पहली बात, ये कौन था, इसके दोनों साइंटिस्ट का नाम बताओ जिनके नाम मैंने आपको बताए थे लेकिन वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, हरित क्रांति के लिए हमने क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजों की जरूरत थी, क्या क्या इनपुट्स थे जो मैंने आपको बताए थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन में चाहिए थे। और चौथा क्वेश्चन ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या इंपैक्ट हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ। ऐसे क्या होगा, आपका चैप्टर 1 भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, ऐसे ही आपका एनसीईआरटी भी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जब हरित क्रांति के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको 2 साइंटिस्ट का नाम दिया था, करेक्ट है। और मुझे एक बात बताओ, मैं आपको सब दे देती, सारे इनपुट दे देती, लेकिन आपके पास कोई साइंटिस्ट नहीं होते जो इन चीजों को साथ में लाकर वो हरित क्रांति कर पाते, तो क्या ये हरित क्रांति हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती, करेक्ट है ना। तो मानव पूंजी, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, सब कुछ हो लेकिन आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो, ह्यूमन कैपिटल नहीं हो, मानव पूंजी नहीं हो, तो आप जितने भी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ठीक है, उत्पादक के कारक थे, उनको साथ में कभी नहीं ला सकते, ठीक है। तो हरित क्रांति भी आप देखोगे एक उदाहरण है किस चीज का, मानव की पूंजी का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का? आंसर सी, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चंस होते हैं आपके असर्शन रीजन वाले। इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना आपके जनरली ऐसा ही बनता है कि या तो पहला स्टेटमेंट सही होगा दूसरा गलत होगा, या पहला स्टेटमेंट गलत होगा दूसरा सही होगा, दोनों सही होंगे
तो दोनों सही होंगे या फिर दोनों गलत होंगे। अब दोनों सही में भी दो कंडीशंस हैं, दोनों सही है लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है, दोनों सही है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब दोनों सही है और आपस में जुड़े हुए नहीं है तो ठीक है। अगर दोनों सही है और आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या ये जो रीजन लिखा है, क्या मैंने जो तर्क लिखा है वो इस अभिकथन का तर्क है या नहीं है, ऐसी कंडीशन भी बनती है। तो ऐसे करके आप देखोगे आपके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमने 4 ऑप्शंस दिए ये उसी तरीके के ऑप्शंस ही बन सकते हैं, ठीक है। अब या यही विकल्प बन सकते हैं, आपके विकल्प और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए कि ऐसे पॉसिबल विकल्प है। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, पहले तो आपका काम होगा कि इन विकल्पों को समझो कि भैया इसमें कौन से स्टेटमेंट दिए हैं। ये वाला जैसे सी वाला बोल रहा है ये राइट है ये रॉन्ग है, डी वाला बोल रहा है कि ये रॉन्ग है ये राइट है, पहला वाला बोल रहा है कि दोनों राइट है और ये जो तर्क है इस अभिकथन का ही तर्क है, ठीक है। और दूसरा वाला बोल रहा है कि ये दोनों भी राइट है लेकिन ये इसका तर्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है और इस एनसीईआरटी वाले जो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमने यही 4 मतलब विकल्प लिए हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि जो अपनी मानव पूंजी होती है वो बेसिकली बाकी सारे संसाधन से, बाकी सारी पूंजियों से ऊपर होती है, ठीक है। इवन भौतिक पूंजी से भी ऊपर होती है। बात तो सही है भाई। अगर भारत जैसे देश में, आपको पता है इसका उदाहरण क्या है, एक तो मैंने आपको जापान का उदाहरण दिया कि जहाँ पे कोई भौतिक पूंजी है ही नहीं, जहाँ पे बहुत कम भौतिक पूंजी है, जो पूरा का पूरा देश आप देखोगे आज विकास के विकसित है, ठीक है। तो वो मानव पूंजी की वजह से है। एक दूसरा पूरा कॉन्टिनेंट ले लो जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका के पास जितनी भौतिक पूंजी है ना उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और कॉन्टिनेंट में है। वहां पे डेजर्ट भी है, वहां पे घने जंगल भी है, ठीक है। वहां पे डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हम विश्व की डायमंड कैपिटल किसको कहते हैं, किम्बरली, वहां पे वो भी है। तो वहां पे जोहानसबर्ग भी है, ठीक है, जो कि गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो वहां पे डायमंड, गोल्ड, कोयला, ठीक है, आपको तेल, कच्चा तेल, ठीक है, गैस, सब कुछ मिलेगा वहां। सारे प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे, लेड मिलेगा, कॉपर मिलेगा, आयरन मिलेगा, ठीक है, मैंगनीज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, सब मिलेगा वहां पे। तो जितने तरीके के आप भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल सोच सकते हो ना वो सब यहाँ पे है। घने जंगल भी है तो पेड़ भी है, पेड़ है तो बड़े बड़े वो होते हैं ना लॉग्स, वो भी है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन इनके पास किस चीज की कमी है, मानव पूंजी की। मानव बहुत है। अगर हम भारत की पॉपुलेशन देखें 130 करोड़ है, ठीक है, और अगर हम चाइना की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 140 करोड़ मान लो आप, ठीक है। तो अगर हम पूरे एशियाई कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन देखें तो लगभग आप मान के चलो 2.7 बिलियन के आसपास है, ठीक है। और अफ्रीका की अगर मैं बोलूं तो इसकी भी लगभग इतनी होगी, 2-2.5 बिलियन के आसपास होगी, ठीक है। तो मानव की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, कमी है तो उन लोगों के एजुकेटेड, स्किल्ड, हेल्दी होने की, ठीक है। मानव पूंजी की कमी है। और उसी वजह से आप देखोगे कि इस कॉन्टिनेंट पे कभी भी आप देखोगे ये हमेशा पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट ही माना जाता है। यहाँ के जो देश है विकास मतलब विकसित हुए ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मानव पूंजी की कमी है, ठीक है। तो क्या ह्यूमन कैपिटल को आप बाकी जितनी भी अपनी पूंजी होती है क्या उनसे आप ऊपर रख सकते हो, बताओ आप, बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। तो आप इनको हमेशा इनसे ऊपर रखोगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कह रही है कि आपका जो रीजन है वो ये कह रहा है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो आपके भौतिक पूंजी को यूजफुल बनाता है, बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास मानव पूंजी होती तो इतनी सारी जो मेरे पास अफ्रीका में भौतिक पूंजी है मैं उसका उपयोग कर पाती। हम इंडिया में हमारे पास भौतिक पूंजी है लेकिन हमारे पास मानव पूंजी भी है जो इस भौतिक पूंजी को उपयोग में ला रही है। तो इंडिया इसलिए आप देखोगे विकास के पथ पे अग्रमन है, ठीक है, लेकिन ऐसा अफ्रीका में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन आपके असर्शन का आंसर भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपकी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो आपकी इकोनॉमिक गतिविधियां होती हैं, ये कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत करी जा सकती है। और ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, हमने हमेशा पढ़ा है कि भैया 3 तरह की आर्थिक गतिविधियां होती है। एक होता है आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र और तीसरा होता है टर्शरी यानी तृतीय क्षेत्र। अब आप बोलोगे कि मैम इसके अंदर क्या क्या आता है। भाई प्राइमरी क्षेत्र कभी भी आपको याद नहीं आया ना, तो वो सारी गतिविधियां जिसके अंदर आपका जमीन से कुछ लेना देना है, या तो जमीन में कुछ उगा रहे हो या जमीन से कुछ खोद रहे हो, ठीक है, जैसे आपका माइनिंग हो जाएगा, आपका कृषि वाला क्षेत्र या उसके जो सहायक क्षेत्र होते हैं ना वो सारे आपके प्राथमिक क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर होता है आपका द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा,
द्वितीयक क्षेत्र में आपके वो गतिविधियां आएंगी जिनमें आप जो प्राइमरी क्षेत्र से निकला हुआ सामान है उसका रंग रूप बदलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने माइनिंग से क्या निकाला, मिनरल्स। अब मिनरल्स को आप आगे कुछ ही चीज में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके लिए उद्योग लगा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, इंडस्ट्री डाल रहे हो, तो वो सारी चीजें जो होंगी वो आपकी सेकेंडरी क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। आपके माध्यमिक क्षेत्र बोल लो, द्वितीयक बोल लो, उसके अंदर आएंगी, ठीक है। और फिर है एक आपका टर्शरी यानी तृतीयक। अब इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली तृतीयक क्षेत्र में वो सारी गतिविधियां आएंगी जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी क्षेत्रों को हेल्प करती है, ठीक है। अब हेल्प क्या करती है, भाई आपने सामान खोद लिया लेकिन खोद के आपको उद्योग तक पहुंचाना भी है, तो वो कैसे पहुंचाओगे, ट्रांसपोर्टेशन। जब ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपको सड़कें चाहिए, है ना, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ट्रक खरीदने हैं, ट्रक के लिए आपको बैंकिंग सुविधाएं चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए बैंकिंग सुविधाएं चाहिए तो आपको इंश्योरेंस भी चाहिए कि भाई कल अगर सड़क पे भिड़ गया तो हमें इंश्योरेंस भी चाहिए। अब आप ट्रक कहाँ से कहाँ पहुंचेगा उसके लिए आपको फोन पे बात भी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन भी चाहिए, टेलीकॉम भी चाहिए। तो ये सारी सुख सुविधाएं, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, जो बेसिकली आपके प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों को मदद करती हैं, ठीक है, मतलब ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, वो आपकी तृतीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात कर रहा है, अरे ये तो बहुत सिंपल सा हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं, तो ये तो मुझे आप ही बता सकते हो। मैम बोलोगे कि आप एग्रीकल्चर बिल्कुल आता है, मैम माइनिंग आता है, और बैंकिंग तो आपने हमें बताया तृतीयक में आता है, तो ऑब्वियसली ये तो इसका आंसर नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये नॉट, हो गई ना गड़बड़। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ए राइट है या बी राइट है या सी राइट है, लेकिन आपने क्या नहीं पढ़ा यहाँ पे, नॉट। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो मैंने बताया ना, नॉट को क्या करने का, गोला लगाने का, अंडरलाइन करने का, ताकि भूल ना पाओ, देख के भी भूल ना पाओ कि नॉट मेंशन्ड है वहां। तो कौन सी आपकी प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, बैंकिंग नहीं है, क्योंकि तो मैंने आपको तृतीयक बताया। लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम आपने तो हमें फिशिंग के बारे में बताया ही नहीं। अरे जिसका भी काम आपके जमीन से लेना देना है, अब आप बोलोगे मैम मछली तो जल की रानी है, ये तो जल में उगती है, अरे बट ये कोई ऐसी चीज है जिसमें आप जमीन से ही जुड़े हुए हो ना, आप इसमें कुछ उद्योग नहीं डाल रहे हो, है ना ही इसमें आप कोई और क्षेत्र को हेल्प कर रहे हो। फिशिंग से आप क्या कर रहे हो, जमीन के पानी से ही, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे वो लेक में हो, तालाब में हो, अब वहीं से आप देखोगे अपना कुछ सामान निकाल रहे हो, ठीक है। तो फिशिंग जो होती है, आपका मत्स्य पालन जो होता है, वो भी एक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि ही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि भाई टीवी का मैन्युफैक्चरिंग, टीवी का जो निर्माण है, ये क्या कौन से क्षेत्र में आएगा। भाई मैंने आपको क्या बताया, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने का। हमने 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, प्राथमिक, आपका माध्यमिक और आपका तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक में मैंने बोला कि आपका जमीन से जुड़ा हुआ काम आएगा, जिसके अंदर हमने 3-4 उदाहरण पढ़ लिए और वही उदाहरण होते हैं मोस्टली। आपका माइनिंग हो गया, आपका मत्स्य पालन हो गया, कृषक क्षेत्र वाली चीजें हो गई, ठीक है, कृषि क्षेत्र वाली, तो ये हो जाएंगी, इसमें आपका जमीन से लेना देना है। फिर मैंने आपको क्या बोला, माध्यमिक क्षेत्र में क्या होता है, जब आप यहाँ का सामान लेके इसका रंग रूप बदलते हो, ठीक है, आप कोई उद्योग डालते हो, आप कोई इंडस्ट्री डालते हो, ठीक है, आप कोई इकाई डालते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम टेलीविजन के निर्माण की इकाई डाल रहे हैं। भाई इकाई डालोगे, उद्योग डालोगे, इंडस्ट्री डालोगे, सब किसका हिस्सा हो जाएगा, आपके माध्यमिक सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक है। तो आंसर अपने आप पता लग गया। फिर हम चलते हैं तीसरे की तरफ। अब तीसरा जो है वो बात कर रहा है आपकी मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज, बाजारी और गैर बाजारू गतिविधियों के बारे में, ठीक है। इसके बारे में तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको जब हम वो विलेज पालमपुर की कहानी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि विलेज में कुछ कुछ गतिविधियां होती है जो आपकी अच्छा हमने वहां पे पढ़ा था फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में। गुड पॉइंट, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं भी देखूं आपको कितना याद है, ठीक है। फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज में क्या अंतर था और इनके कुछ कुछ उदाहरण लिख के आप मुझे नीचे जरूर बताइए, ठीक है। इससे आपका फर्स्ट का भी रिवीजन साथ साथ में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये बात कर रहा है आर्थिक गतिविधियों के बारे में, जिसमें ये बात कर रहा है आपके मार्केट और आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये बात कर रहा है आपके मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग जो अपनी आर्थिक गतिविधियां होती है उनको 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं,
प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, वैसे ही मैं हमेशा बोलती हूँ ना, वर्गीकरण करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को आधार बना के उसका वर्गीकरण कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने क्या करा, दो तरीकों से इसका वर्गीकरण किया। एक है आपकी बाजारी गतिविधियां और एक है आपकी गैर बाजारी गतिविधियां, ठीक है। बाजार की गतिविधियों में क्या होता है कि जैसे मतलब देखो, ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें आप सामान दे रहे हो तो उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप जो भी कर रहे हो वो अपनी देश का जो जीडीपी होता है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें उसका योगदान रहेगा, उसका योगदान काउंट किया जाएगा। तो वो आपकी मार्केट एक्टिविटी है, बाजारी गतिविधि होती है, ठीक है। और गैर बाजारी गतिविधियां क्या हो जाएंगी, ऐसी कोई गतिविधियां जिनका या तो आपको पेमेंट नहीं मिल रहा हो, ठीक है, या फिर आप देखोगे आप ऐसे ही बस मतलब खुद के जो उपयोग के लिए होती है ना, जैसे मैंने खुद का खाना बनाने के लिए मतलब मैंने कुकिंग करी, ठीक है। एक तो होता है कि मैं रेस्टोरेंट में जाके शेफ हूं, मैं कुकिंग करती हूँ, और एक होता है कि मैं खुद का खाना बनाने के लिए ही कुकिंग कर रही हूँ। तो अगर मैं बाजार में जाके शेफ का काम करूंगी तो वो तो मार्केट एक्टिविटी है, वो बाजारी गतिविधि है। लेकिन अगर मैं खुद का खाना बनाने के लिए, खुद के लिए कुकिंग करूंगी तो वो बाजारी एक्टिविटी नहीं है, वो गैर बाजारी एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वो स्वयं के उपभोग के लिए करा गया उत्पादन या करी गई सेवा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी गैर बाजारी गतिविधि या फिर नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इसका बहुत सही एग्जाम्पल है, ठीक है, एकदम सटीक एग्जाम्पल है। तो कल अगर आपको समझ में नहीं आए कि ये मार्केट एक्टिविटी है, नॉन मार्केट एक्टिविटी, ये देखो कि वो खुद के उपभोग के लिए काम करा जा रहा है, या मार्केट में कुछ काम करोगे तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसे आप उसको वर्गीकरण कर सकते हो मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है कि भैया हम आर्थिक गतिविधियों को दो हिस्सों में उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और मुझे एक बात बताओ, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सोचो। ये कह रहा है कि ओनली, ये शब्द से तो हमेशा बच के रहना। अगर ये शब्द आता है ना तो जनरली हम ये बोलते हैं कि 90% जो होता है आंसर, अब वो स्टेटमेंट आपका गलत होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपका जो पैटर्न है ना वो ऐसा बदला है कि कई बार ओनली लगे हुए स्टेटमेंट भी सही होते हैं। तो पहले हम लोग बोलते थे कि 100% अगर आपका ओनली आ रहा है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन अब ये स्टेटमेंट ऐसे बोलते हैं कि 90% तक हो सकता है वो रॉन्ग हो, लेकिन 10% हो सकता है वो स्टेटमेंट राइट भी हो। तो उसको दो बार गौर से पढ़ो, जहां ओनली हो ना उसको भी ऐसे गोला मार लो और अंडरलाइन कर लो, और फिर स्टेटमेंट को दो बार पढ़ो, क्योंकि हो सकता है, देखो इस स्टेटमेंट में से ओनली हटा दो तो ये क्या बोलता है कि आपकी जो उच्च भुगतान वाली कॉर्पोरेट नौकरियां होती हैं वो आपकी मार्केट एक्टिविटीज के अंदर आती है। करेक्ट है भाई। उच्च भुगतान वाली कॉर्पोरेट एक्टिविटी क्या हो गई, सपोज करो कि आप टाटा स्टील में काम करते हो, आपका जो मंथली का पेमेंट है 40,000 है, तो ये तो काफी अच्छा पेमेंट है ना। तो ये आपकी मार्केट गतिविधि में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप टाटा की कंपनी में काम करते हो, उसके बदले में आपको पैसे दे रहे हैं, करेक्ट है। तो ये तो हो गया। लेकिन अगर मैं इसी के आगे ओनली लगा दूं तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? ये बोल रहा है ओनली हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब। क्यों? किसी को अगर 20,000 मिल रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा। कि आपके घर में जो मेड आ रही है 2,000 रुपए वाली, वो अपने लिए तो काम नहीं कर रही है ना, झाड़ू पोछा, वो तो आपके घर में आके कर रही है, उसके बदले में उसको 2,000 मिल रहे हैं, तो क्या वो मार्केट गतिविधि में काउंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सिर्फ हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब क्यों होगा? ये ओनली लगाते ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी मार्केट गतिविधि नहीं है, कौन सी बाजारी गतिविधि नहीं है। तो मुझे बताओ इसका कौन सा, सबसे पहले तो वर्ड है जो आप अंडरलाइन करोगे वो है नॉट। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मार्केट इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अब मेरे साथ साथ पढ़ो। ये पहले बोल रहा है कि आपको मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट मिला है, ठीक है। तो भाई मनरेगा में आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, या एमजी नरेगा क्या होता है। ये एक भारत की योजना थी, बेसिकली भारतीय सरकार की योजना थी, जिसके अंदर अगर आपको अपने गांव में काम नहीं मिलता है तो आप अपने ऐसे गांव में जो होता है ना मतलब इस स्कीम में एनरोल कर लो, और यहाँ पे आपको 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा। आइडिया ये था कि लोगों को काम नहीं मिल रहा, इसलिए लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे, इसलिए लोग गरीब हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या है सुधर जाएंगी अगर लोगों को हम लोग योजना के तहत रोजगार दे दें, और रोजगार के अंदर उनको क्या होगा, अगर वो काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। तो मुझे बताओ, आप अपनी सेवा दे रहे हो, अब चाहे वो सरकार को दे रहे हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो, लेकिन उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है वो खुद के लिए, आप खुद देखो, इसमें अगर ये होता कि आप एम्प्लॉयमेंट में हो लेकिन खुद का घर बना रहे हो, ठीक है,
तो ये क्या होता, आपकी गैर बाजारी गतिविधि हो जाती, क्योंकि आप खुद का घर बना रहे हो, आप अपनी सेवा खुद के उपभोग में ला रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो भी सेवा दे रहे हो, चाहे वो किसी स्कीम के तहत ही क्यों ना हो, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बाजारी गतिविधि। ठीक है, फिर है आपका दूसरा कि आप है ना गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज में हो, भाई जिसके लिए आप लोग सब एम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, आप चाहे सिविल सर्विस में हो चाहे कोई और सर्विस में, आप अपना टाइम देते हो, अपना रोजगार देते हो, उसके बदले में सरकार आपको तनख्वाह देती है। ठीक है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, आपकी मार्केट गतिविधि हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाओ चौथे वाले पे कि आप बैंक में रोजगार कर रहे हो। अरे पॉइंट ये है कि जब भी आप रोजगार में हो, ठीक है, जो आप खुद के लिए नहीं कर रहे, जिसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगा, वो कैसा हो जाएगा, आपका मार्केट गतिविधि। तो बचा के आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे आप गाय भैंस का पशुपालन कर रहे हो, दूध निकाल रहे हो, लेकिन खुद के कंजम्पशन के लिए। आपकी गाय भैंस ने 100 किलो दूध दिया, वो 100 किलो का 100 किलो दूध पूरे साल में आपके घर में ही काम आ गया, आपने बाहर कुछ बेचा ही नहीं। तो ये कैसी गतिविधि हो जाएगी, नॉन मार्केट। ठीक है, ये मार्केट एक्टिविटी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आजकल ना इस पे बहुत बड़ा डिबेट चल रखा है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप चाहो तो एक 100 वर्ड्स का या चाहो तो अच्छा ठीक है 200 वर्ड्स कर लो, 100 बहुत कम हो जाएगा। आप चाहो तो एक मुझे ब्यूटीफुल सा मतलब एक ऐसे या पैराग्राफ लिख के बताओ कि क्या जो अपने इंडिया में अपने हाउस वाइफ जिसको बोलते हैं, पहली बात तो उनको हाउस वाइफ नहीं बोलना चाहिए, उनको होम मेकर बोलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अपनी मम्मी को जो घर पे ही काम करती है, जो बाहर नहीं जाती है, उनको आप हाउस वाइफ बोलते हो तो बहुत ही गलत शब्द है ये, इनको होम मेकर बोलना चाहिए। भाई वो आपकी पापा की वाइफ है, घर की वाइफ थोड़ी है ना। तो हाउस वाइफ बोलना सही नहीं रहेगा, होम मेकर्स बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है, आजकल ये बहुत बड़ा डिबेट चला हुआ है कि जो होम मेकर्स होती है, देखो वो अपना जॉब, उनकी 24/7 365 दिन की जॉब है। ठीक है, उनको कभी आराम नहीं मिलता। जैसे हम अगर ऑफिस जाते हैं तो हमें एक दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, हर जगह होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे सर्विस हो। लेकिन होम मेकर्स को कभी आराम नहीं मिलता। ठीक है, वो सबकी केयर करती है, बच्चों से लेकर बड़ों की, सबके खाने पीने का इंतजाम करती है, घर में सारे एक्टिविटीज को मैनेज करती है, लेकिन उसके बदले इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। ठीक है, तो आजकल ये बहुत डिबेट बना हुआ है कि क्या होम मेकर्स को है ना हमें कोई इनकम देनी चाहिए, क्या उनको भी एक फिक्स इनकम देनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो वो कहाँ से मिलनी चाहिए। तो आपके इस पे क्या विचार है, ये आप मुझे जरूर लिख के बताइए। मतलब मुझे सच में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इससे मुझे पता लगता है कि जो नई जनरेशन है वो क्या सोच रही है, वो कैसे मतलब अपनी मम्मियों को देखती है, कि क्या आप उनको मतलब सिर्फ ऐसे समझते हो कि वो घर के काम के लिए ही है, या अगर आपको ये नहीं लगता कि वो बाहर निकलती तो हो सकता है कि वो भी हाउस होल्ड इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करती, लेकिन हो सकता है कि बाय चॉइस या फिर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि वो बाहर नहीं निकल पाई। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर लिखिएगा, मतलब आई विल लव टू रीड दैट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि महिलाओं द्वारा जो किया गया काम होता है वो अपनी नेशनल इनकम या अपनी जो जीडीपी होती है उसमें काउंट नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि महिलाएं जो काम कर रही हैं, आप ये अज्यूम करते हो कि वो अपने लिए ही कर रही है। अपने लिए कैसे कर रही है, कि भाई अपने परिवार के लिए कर रही है ना, उसके बदले में उनको कुछ पेमेंट नहीं मिल रहा। तो ये बात तो सही है कि भाई इनका काम जो है वो नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं हो रहा, तो ये तो सही है। ठीक है, फिर आप आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट पे, जो ये कह रहा है कि महिलाओं का जो काम, महिलाएं जो होती हैं उनको अपने काम के लिए पेमेंट नहीं मिलता। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे कि वो ये बोल रहा है कि इस वजह से उनका जो काम है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। बिल्कुल सही है भाई, जिसका पेमेंट नहीं मिलेगा उसी को तो आप इनकम में काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिल रहा तो आपको पता ही नहीं है कि वो काम कितने रुपए का है, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 75,000 का, तो आप उसको राष्ट्रीय आय में कैसे काउंट करोगे। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे चूंकि उनको अपनी सर्विस का पेमेंट नहीं मिलता, इस वजह से उनका काम जो है वो राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होता। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और हमेशा याद रखना, देखो महिलाएं जो है ना, जो भी वो हाउस होल्ड का काम कर रही हैं, कहीं ना यहाँ से हमारा जो पेट्रियार्कल सेटअप होता है कि महिलाएं घर का काम संभालेगी, जो मेल्स होते हैं वो बाहर जाके काम करेंगे, तो ये पहले के ज़माने में आप देखोगे बहुत ही हार्ड एंड फास्ट एक वर्गीकरण हो रखा था। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में आप देखो, जैसे मुझे देख लो, आप है ना, शायद मेरी जनरेशन की जितनी भी लड़कियां होंगी वो आप देखोगे सबकी सब बाहर जाके कमाने में विश्वास रखती है। ठीक है, तो जहाँ आप कमाओगे, जहाँ पे आपको एक इनकम आएगी, वहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो सर्विस है उसका जो भी पैसा है वो जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में काउंट होगा। ठीक है, और
जहां आपकी सर्विस का आपको कोई मतलब आप ये नहीं बता सकते कि कितने रुपए की आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, वहां वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बात करता है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। भाई ये बोलता है, ये तो मुझे भी लगता है कि आपको भी पता है कि भाई जब कोई व्यक्ति था, इसमें वो विलास और शकल वाला एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो कि भाई विलास को ना पढ़ाया लिखाया गया, ठीक है, ना वो पढ़ा खुद से बेसिकली, ना उसमें कोई स्किल आई। तो मुझे एक बात बताओ कि कैसे वो अपने जो कमाने की क्षमता होती है, क्या अर्निंग पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, क्या वो बढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी मम्मी मछली बेच रही थी और वो भी मछली बेचने लगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप पे आप देखोगे इन्वेस्ट नहीं किया, उसने शिक्षा नहीं प्राप्त करी, उसको कोई स्किल नहीं मिली, ठीक है, उसके पास कोई कौशल नहीं है कुछ और चीज करने का, तो उसका अर्निंग पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा? भाई जो 100 रुपए का सामान कल बेच रहा था, आज भी 100 रुपए का सामान बेचेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे जो एजुकेशन होती है ना, अपनी जो शिक्षा होती है, वो हमारे लिए अवसर खोलती है, नए द्वार खोलती है। आपको क्यों लगता है कि हमारे भारत के परिवारों में जो स्पेसिफिकली मिडिल क्लास परिवार होते हैं, वहाँ लोग इतना जोर देते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर? क्योंकि उनको पता है कि जिस सर्कल में वो फंसे हैं, उनके बच्चे उस आप देखोगे सर्कल में ना फंसे, उनके बच्चे उस सर्कल से बाहर निकल जाएं। अगर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी वो सर्कल से बाहर निकलेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप किसी के अंदर ही काम करो, आप खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो। जोमैटो ले लो, स्पेसएक्स ले लो, टेस्ला ले लो, ठीक है, ये सारी नई नई कंपनियां हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए भी तो कौशल चाहिए, इनको चलाने के लिए भी तो शिक्षा चाहिए। अगर वही नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो क्या कथन पहला सही है? कि बिल्कुल सही है कि भाई शिक्षा से क्या होता है कि लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो होती है, भाई आपके पास एक अवसर है, आप उस अवसर का उपयोग तभी कर पाओगे जब आपके पास शिक्षा है उस अवसर को योग में लाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, अफ्रीका जैसे हो जाओगे, सब कुछ है लेकिन मानव संसाधन ही नहीं है उसको यूज करने के लिए। और इसका रीजन वो लोग क्या दे रहे हैं? रीजन दे रहे हैं कि भैया अपना जो अर्निंग पोटेंशियल होता है, कमाई की जो क्षमता होती है, वो आपकी शिक्षा और कौशल पे निर्धारित होती है। बिल्कुल सही है। अगर आपके पास ये है ही नहीं तो कैसे आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनेगी? तो इसका आंसर क्या हो गया? दोनों सही है और ये इसका रीजन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कथन की तरफ, जो बात करता है हमारे इनकम इनइक्वालिटी की। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर पे गैप। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। एक आप हो, ठीक है, एक है सुरेश और एक है सुधा, ठीक है, दोनों सेम कंपनी में है, सेम पोजीशन पे हैं, ठीक है, लेकिन सुरेश को उसके काम के, दोनों सेम काम करते हैं, सेम पोजीशन पे, सब कुछ सेम है, लेकिन सुरेश को अपने काम के 50,000 मिलते हैं और सुधा को मिलते हैं 40,000। सब कुछ सेम है तो काम भी सेम है तो पैसे कम क्यों? इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी या जेंडर पे गैप। चूंकि आप अलग अलग जेंडर से हो, क्योंकि एक मेल है और दूसरा फीमेल है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को हमेशा मेल से कम पैसे मिलते हैं सेम काम के। ठीक है, इनफैक्ट आप ये देखोगे, आप अपने आसपास भी देख लेना, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे आपको महिलाएं और मेल्स दोनों दिखेंगे। आपको पता है वहाँ पे जो मेल्स होते हैं उनको शायद रोज के 600-700 रुपए मिलते हैं, ठीक है, धाड़ी के रूप में, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो भले ही सेम काम क्यों ना कर रही हो, उनको 400 रुपए ही मिलते हैं। तो ये जो जेंडर पे गैप है, ये होता क्या है? जब आपको सेम काम के महिलाओं को कम मिलते हैं और पुरुषों को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, देखो ऐसा क्यों है। अब वो ऐसा हो सकता है कि भैया जो सुरेश है उसने MBA करा हो, लेकिन जो ये महिला है, ठीक है, सुधा है, उसने सिर्फ BTech किया हो। पोजीशन सेम है, लेकिन चूंकि सुरेश ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी है, हो सकता है उसने 1-2 एक्स्ट्रा कोर्सेज करके स्किल भी हासिल करी हो, उसने और अच्छा कौशल भी लिया हो, जिसकी वजह से क्या हो कि वो अच्छी बेहतर डील्स क्रैक कर पा रहा हो। पोजीशन सेम है, दोनों का काम सेम है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी को, सुरेश जो है वो कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट ला के दे रहा है, और सुधा जो है चूंकि उसके पास थोड़ा सा कौशल कम है, थोड़ी सी एजुकेशन कम है, तो 500 करोड़ का ही ला पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस कारण की वजह से भी आप देखोगे कि महिलाओं को कई बार लो पे किया जाता है, इवन दो आप अगर सेम पोजीशन पे हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप देखोगे बहुत बड़ा एक इशू है हमारे टाइम में। इनफैक्ट आप देखोगे हमारे यहाँ पे जेंडर पे गैप रिपोर्ट भी आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की। ILO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये बताने वाले आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो ILO है, ठीक है, तो ILO की एक जेंडर पे गैप रिपोर्ट आती है जिसमें वो बताते हैं कि भारत में जो पे गैप है, जो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे कमाई में जो आपको एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है,
वो 30% तक भी जा सकती है। मतलब किसी को अगर पुरुष को 100 रुपए मिल रहा है तो हो सकता है महिलाओं को सिर्फ 70 रुपए ही मिले। इतनी आप देखोगे मेजर पे गैप भी हो सकता है। इसके लिए आप देखोगे बहुत हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व भर में होते हैं। महिलाएं अपना हक मांग रही हैं कि भैया हमें भी एक तो पहले अवसर दो पढ़ाई लिखाई करने के, अपना कौशल बनाने के, और जब हम सेम पोजीशन पे हमारे पास कौशल पढ़ाई लिखाई सब कुछ सेम है तो हम कम पे सेटल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है कि एक तो महिलाओं को कम मिलता ही है, और क्यों? क्योंकि आप देखोगे उनकी पढ़ाई लिखाई पे, उनके स्किल पे ध्यान दिया ही नहीं जाता। बचपन से लगता है ना महिला तो पराया धन है, इस पे क्यों खर्च करें। ठीक है, खर्च करने से फायदा क्या है, तो दूसरे घर चली जाएगी। अरे पर आप उसकी जिंदगी तो संवारोगे ना, एटलीस्ट उस पर तो खर्च करो। ठीक है, ओके। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये बात करता है कि जो अपनी क्वालिटी है, ठीक है, एजुकेशन की, वो किस पे निर्भर करती है? अपनी जनसंख्या की गुणवत्ता। अरे आपकी जनसंख्या कैसी है? आप तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि जनसंख्या है वो मानव पूंजी कब बनेगी? वो तब बनेगी जब उसमें साक्षरता दर हाई है, वो स्वस्थ है, ठीक है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। भाई मुझे बताओ, अगर आप सब कुछ है, आपके पास पढ़े लिखे हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन आप 30-40 साल तक ही जी रहे हो, मतलब आप 1950 के भारत में पैदा हुए हो, जब हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो जीवन की प्रत्याशा थी वो शायद 30-40 साल से ऊपर नहीं थी, तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप पे इन्वेस्टमेंट करोगे भाई 20-25 साल तक तो आप पढ़ाई करोगे, फिर 10-15 साल ही आप काम करोगे, उसके बाद चलते बनोगे, तो कैसे आप देखोगे आपके देश का उद्धार होगा? नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जो अपनी जनसंख्या की गुणवत्ता है वो किस पे निर्भर करेगी? ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बात करता है आपके जीडीपी पे हुए खर्चे की। देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स वाला मामला हो जाएगा और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका ऐसा कोई मैं वो नहीं बोल सकती शॉर्टकट है जो आप मत करो तो भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे ना कुछ स्टेटमेंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखना कि शिक्षा पे, ठीक है, इंडिया भारत जब से आजाद हुआ है ना तब से जोर दे रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर आप शिक्षा का दर देखोगे, एजुकेशन का अगर हम बोलते हैं ना लिटरेसी रेट देखोगे, तो जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, तो बहुत 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 कम थी। हार्डली अगर मैं आपसे कहूँगी तो 16-17% के आसपास होगी। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो लगभग आप देखोगे 78% के आसपास, 74-75 के आसपास मान लो, 75% के आसपास मान लो। इसमें भी क्या है, महिलाओं का कम रहता है, 68 के आसपास रहता है, और मेल्स का 84% के आसपास रहता है। ठीक है, ये तो ओवरऑल मैंने आपको भारत की कहानी बताई है, ये 1950 के आसपास की थी, ये आज की है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, शहरी इलाकों में ज्यादा होगी, ग्रामीण इलाकों में कम होगी। महिलाओं की आप देख सकते हो कम हो, पुरुषों की ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेट वाइज भी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, जैसे केरला की बहुत ज्यादा है, राजस्थान और बिहार की कम है। अब केरला के अंदर भी आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उन डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होगा, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। जैसे राजस्थान में जयपुर की ज्यादा है, लेकिन अगर आप जैसलमेर, बाड़मेर इधर चले जाओगे तो आपको कम मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देखोगे लिटरेसी रेट जो होती है ना, वो ऐसे अलग अलग तरीकों से एक तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उदाहरण आपको पता होना चाहिए, एक ऊपर से आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जनरली कम है, साउथ इंडिया में आप देखोगे लिटरेसी रेट ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गई शिक्षा के स्टैटिस्टिक्स की बात। तो जो ये दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा कथन है कि भैया लिटरेसी रेट जो थी वो 50% से ऊपर थी जब हम आजाद हुए थे, तो हमें इतना टाइम लगता कि 50 साल लगते कि 1992 के रिफॉर्म्स करने में? बिल्कुल नहीं लगते। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब आता है हमारा शिक्षा और जीडीपी का आप बोल सकते हो रिलेशन। भाई जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद हो गया। ठीक है, उसका कितना प्रतिशत जो है वो शिक्षा पे खर्च होता है? तो आप ही देखोगे कि जब हम आजाद हुए थे ना, उस समय एक तो पहले हमारा जीडीपी भी कम था, लेकिन हमारा शिक्षा पे होने वाला खर्चा भी बहुत कम था। हार्डली 0.0 बोल रही हूँ मैं, 0 फिर पॉइंट लगा लो 64 या 0.70 मान लो, इतना खर्चा होता था, मतलब 1% से भी कम था। आज अगर आप देखोगे तो लगभग बता रही हूँ 3.1 के आसपास हो गया होगा यार, आराम से। ठीक है, 3.1% के आसपास है। जबकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, एक तो आई थी 1967 में, एक आई थी 1986 में, और एक आई थी 2020 में। तीनों में बोला गया है कि शिक्षा पे हमारा 6% जो होता है जीडीपी का, मतलब अगर जीडीपी मेरी 100 रुपए है, ठीक है, तो उसका 6% कितना हो जाएगा? 6 रुपए। उतना खर्चा होना चाहिए। जीडीपी हमारी 100 रुपए नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन है, बताओ इंडिया की जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है? ठीक है, और उसका 6% कितना होगा? उतना खर्चा हमारी शिक्षा पे होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ है,
होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है अभी 3%। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखो, ये बोल रहा है कि हमारा जो एजुकेशन पे खर्चा है वो कंसिस्टेंटली, अगर ये कंसिस्टेंटली शब्द नहीं होता ना तो ये स्टेटमेंट सही था। ये बोल रहा है कि हमारा एजुकेशन पे होने वाला खर्चा जो अगर हम जीडीपी के उससे देखें तो वो बढ़ा है 1951 से। बिल्कुल सही है भाई, तब 0.64 हो रहा था, आज 3% हो रहा है। तो हमारा आजादी के समय से अब तक बढ़ा है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ा है। ये स्टेट कंसिस्टेंटली आने से, ठीक है, लगातार यहाँ पे लिखने से ना ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा बढ़ा, फिर आप देखोगे हमारे पिछले 8-10 सालों से ये कांस्टेंट ही है, मतलब 3% के आसपास ही है, तब से आप देखोगे बढ़ा नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है कि साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये ग्राफ ऐसे ना जाके ये ऐसा जाके फिर उसके बाद क्या हो गया है, ये ऐसे हो गया है। तो इसलिए आप देखोगे कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना तो एक सही है ना तो दूसरा कथन सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड एक टर्म के बारे में, जिसको वो लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर। ये क्या होती है? देखो आपकी ना 2-3 चीजें होती है, एक होती है मटर्नल मोर्टालिटी रेट, एक होती है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है, और एक होती है नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। ओके, मैं आपको 2 बताऊंगी, तीसरा मैं आपको होमवर्क में दूंगी ताकि आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बता सकें, ठीक है। मटर्नल मोर्टालिटी रेट क्या होती है कि जो महिलाएं अपनी प्रेग्नेंट होती है ना, और उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो तभी तो हम बोलते हैं ना मटर्निटी लीव का मतलब जब महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग, आप देखोगे, मटर्नल मोर्टालिटी रेट, ठीक है, वो बोलते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, हम नीचे 1 लाख का फिगर लेते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर कितनी आपकी मृत्यु हो रही है और नीचे आपके 1 लाख जो लाइव बर्थ हुए वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक होता है आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। हम किसी बच्चे को इन्फेंट कब कहते हैं? जब वो 1 साल तक का होता है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या हो जाएगा? जो भी आपका शिशु पैदा हुआ है वो अगर पैदा होने से 1 साल तक में उसकी मृत्यु हो जाती है, और नीचे आप देखते हो कि कितने हजार बच्चों में, मतलब 1000 बच्चे जो पैदा हुए थे उसमें से कितने ऐसे बच्चे जिनकी 1 साल के भीतर भीतर मृत्यु हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट का आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। नीचे इसमें भी 1000 आएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर हम कब बोलेंगे कि भैया जो बच्चा पैदा हुआ तो कब से लेकर कब तक, अगर वो मतलब उसकी उस दौरान मृत्यु हो जाएगी तो हम उसको नियोनेटल मोर्टालिटी रेट में काउंट करेंगे। तो इसका आंसर आप मुझे बताने वाले हो। एक आपको होता है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? जब शिशु पैदा हुआ और जब से लेकर वो 5 साल तक का हुआ, अगर उसी के बीच उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको डिवाइड करो 1000 जो आपकी लाइव बर्थ्स हो रही है, 1000 जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे, तो इससे जो रेट निकल के आएगी वो आपकी अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कहलाएगी। मतलब 5 साल के भीतर भीतर कितने बच्चों की मौत हो गई। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो आपको पता लग गया कि सी है, 1 साल, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैसे ही आपकी 2-3 चीजें होती हैं, एक होता है क्रूड बर्थ रेट, एक होता है क्रूड डेथ रेट, ठीक है, एक होता है आपका अपरिष्टकृत जन्म दर, और एक होता है अपरिष्टकृत आपका मृत्यु दर, ठीक है। ये क्या होता है पहले वो समझो। देखो आपका क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि भैया आपके यहाँ पे कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें आप ये ऐसे बोलते हो कि आपके कितनी मतलब 1 वर्ष के अंदर अंदर, ठीक है, आपकी अगर मैं 100 जनसंख्या ले लूं, ठीक है, तो 100 जनसंख्या पे कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तो जाता है आपका बर्थ रेट। और अगर मैं बोल दूं कि आपके 1 साल में 100 जनसंख्या में कितने लोगों की मौत हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका क्रूड डेथ रेट, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपको मैंने बर्थ रेट बताया तो मैंने आपको डेथ रेट भी बता दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे पैदा हुए 1000 जनसंख्या पे, 1 लाख नहीं 1000, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। फिर आते हैं हम बेरोजगारी के प्रकार के ऊपर। और बेरोजगारी क्या होती है? देखो आप है ना, एक तो हो आप जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो और आप अभी एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, आप क्या कोई जॉब ढूंढ रहे हो? नहीं। तो क्या आप बेरोजगारी की डेफिनेशन में आओगे? नहीं। बेरोजगार आप तब कहलाते जब आप जॉब ढूंढ रहे होते और आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है। जॉब ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हो तो आप अपने आप को कभी बेरोजगार नहीं कहोगे। तो जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बात तो अपने आप को बेरोजगार कहना बंद कर दो। अगर आपकी बेरोजगारी को भारत ने अपनी बेरोजगारी की दरों में ऐड करना शुरू कर दिया ना, तो हमारी बेरोजगारी की दरें 13% से ऊपर क्रॉस कर जाएंगी,
ठीक है। तो अपने आप को बेरोजगार कहना बंद करो, क्योंकि सरकार भी आपको बेरोजगार नहीं मानती है, ठीक है। सरकार आपको बेरोजगार तब मानती जब आप काम ढूंढते और आपको काम नहीं मिलता, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेरोजगारी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे एक होती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई आइसक्रीम का ट्रक चलाता है, ठीक है, तो आइसक्रीम बेचता है, तो वो सर्दियों में तो आइसक्रीम बेचेगा नहीं। हाँ बोलोगे नहीं मैम, सर्दियों में तो आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। अरे वो छोड़ो अभी के लिए, ठीक है, वो मजे छोड़ो, लेकिन आइसक्रीम की सबसे ज्यादा बिक्री कब होती है, गर्मियों के टाइम पे होती है ना। तो आप ये देखोगे कि आइसक्रीम वाले की जो कमाई है वो गर्मियों के टाइम पे होगी, लेकिन सर्दियों के टाइम पे वो बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसी बेरोजगारी जहाँ जो एक सीजन में चल रही है दूसरे में नहीं चल रही, उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। फिर एक होता है आपका साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्या होता है, आज काम है कल नहीं है, आज काम है कल नहीं है, आज काम है कल नहीं है, ऐसे साइकिल में चलते जा रहे हो आप, ऊपर नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। जैसे आपको जब कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज है तो आपके पास काम है, जब नहीं है तो नहीं है, फिर वापस कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, महीने शुरू हो जाते हैं, जब आप देखोगे घर वगैरह बनते हैं आपके पास फिर काम आ जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी चक्रीय बेरोजगारी। फिर एक होता है जहां पे आप है ना ऐसे समझो कि आप काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप दूसरा काम करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कौशल नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपकी उसको हम लोग बोलते हैं आपकी प्रतिरोधात्मक रोजगार, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि अभी आप घर पे बैठे हो क्योंकि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए जो बेरोजगारी है, क्योंकि आप नई नौकरी ढूंढोगे, हो सकता है कि उसके लिए आपको कौशल भी चाहिए हो थोड़ा बहुत, है ना, आपको अपग्रेड भी करना पड़े, आपको समय भी लगेगा 2-3 महीने का, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी प्रतिरोधात्मक रोजगार, ठीक है। ये आप थोड़े समय के लिए हो क्योंकि आप एक नई जॉब में जाना चाहते हो, तो अभी थोड़ा सा फ्रिक्शन है, वो हट जाएगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। और एक होता है आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये है सबसे खतरनाक बेरोजगारी। एक राम है, राम के पास 1 बीघा जमीन है, उस पे 4 लोग काम करेंगे तो भी उस 1 बीघा जमीन से आपको 25 किलो अनाज मिलेगा। लेकिन राम के परिवार में 8 लोग हैं, ठीक है, वो 8 लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो भी 25 किलो ही अनाज उग रहा है, ज्यादा नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि भाई इस जमीन से इतना ही उग सकता है और 4 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। अगर यहाँ 3 लोग काम करते तो हो सकता है 20 किलो ही अनाज उगता, लेकिन 4 लोग काम करे, चाहे 5 करे, चाहे 6 करे, चाहे 7 करे, चाहे 8 करे, ठीक है, अनाज उतना ही उगेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं ना, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप को फील कर रहे हैं कि भैया मैं रोजगार में हूं क्योंकि मैं इसकी फील्ड पे काम कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे उनके काम करने से या ना करने से आपके उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आपकी जो हम बोलते हैं ना मतलब उनके नहीं होने से भी आप देखोगे उत्पादन उतना ही होता, उनके होने से भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो ऐसे टाइप का रोजगार जहां पे आप रोजगार में तो हो लेकिन आप एक्चुअली में बेरोजगार हो, क्योंकि आपके होने ना होने से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। जैसे आपके जो कृषि क्षेत्र होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। आपको जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जहां पे पूरे घर के लोग आप देखोगे वही काम करने में लगे हुए हैं, जबकि हो सकता है कि उतनी आवश्यकता भी नहीं हो, तो वहां पे आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सीधे सीधे यही हो गया कि जहां पे आपको कुछ सीजन में जॉब नहीं मिलती है तो वो तो आपका सीजनल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि अपने यहाँ पे जो बेरोजगारी की दरें हैं इंडिया में वो हमेशा से थोड़ी सी कम रही हैं। ये तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको एनसीईआरटी का जब ऐसे ऊपर ऊपर से बता रही थी तभी बता दिया ये। और यहाँ पे वो ऐसा बोल रहा है कि ऐसा इसलिए है इंडिया में क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो लो इनकम और लो प्रोडक्टिविटी, लो उत्पादकता वाले आप देखोगे जगहों पे काम कर रहे हैं और उनको भी हम लोग रोजगार मानते हैं। बिल्कुल सही है भाई, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने के 2,000 कमा रहे हो या 20,000 कमा रहे हो, लेकिन अगर आप काम ढूंढ रहे हो और आपके पास काम है, आपको उस काम के पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो आपका छोटा सा अमाउंट क्यों ना हो, चाहे वो उसकी उत्पादकता बहुत कम ही क्यों ना हो, तो भी हम आपको रोजगार के अंदर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि भारत में 20,000 से कम रुपए कमाने वाले आदमी को हम रोजगार नहीं मानेंगे, नहीं, हम ऐसा बोल ही नहीं रहे। हम ये बोल रहे हैं आपने काम ढूंढा और आपको मिल गया, ठीक है, चाहे वो कितने रुपए का भी काम हो, आप रोजगार में काउंट होगे। तो इस वजह से आप देखोगे चूंकि इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं, जहां पे आय और उत्पादकता दोनों कम होती है, ठीक है, जहां पे हो सकता है कि आप अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से काम कर भी ना रहे हो, ठीक है, लेकिन काम कर रहे हो, उसके पैसे मिल रहे हैं, इसलिए आप बेरोजगार नहीं माने जाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है।
और फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बात करता है आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर की। वो ये बोल रहा है कि कृषि क्षेत्र जो है भारत में सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। बिल्कुल सही है। इसका मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देती हूँ। देखो, एक होता है कि हमारे यहाँ कौन सा क्षेत्र जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और एक होता है कि कौन सा क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर लिखूं तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, ठीक है। तो तृतीयक सेक्टर जीडीपी में लगभग 55% कंट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो 17% करता है, ठीक है। तो और लगभग सेकेंडरी जो है वो 28% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जीडीपी में बता रही हूँ। अब इन सेक्टर में, इन क्षेत्रों में कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो प्राइमरी सेक्टर में है 50% के आसपास, सेकेंडरी में है 25% और टर्शरी में है 25%। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, पशुपालन, मत्स्य पालन, आपका माइनिंग। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लोग, और कृषि, सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करेंगे आपका, कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में आप देखोगे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे लोग अधिक, सबसे ज्यादा श्रम वहां पे करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में ये बोल रहा है कि अगर हम माध्यमिक सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो माध्यमिक क्षेत्र में ये बोल रहा है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्मॉल स्केल वाली, वो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है। पर करेक्ट है। देखो, आपके यहाँ पे अगर मैं बोलूँ उद्योग होते हैं, उद्योग में छोटी छोटी इकाइयां भी होती हैं और आपकी बड़ी वाली इकाइयां भी होती हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि भारत में बड़ी इकाइयां, बड़ी कंपनियों के आपने कितने नाम सुने हैं। आप मैक्स टू मैक्स, मुझे हो सकता है जितना आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां है ना, आप उनके नाम बता दोगे, कितनी होंगी वो, 1000, ठीक है। लेकिन आप अगर अपने आसपास नजर घुमाओ तो आपको क्या पता लगेगा कि आपके आसपास बहुत कम ही लोग हैं जो एक्चुअली बड़ी बड़ी इकाइयों में काम कर रहे हैं। मोस्टली आपके यहाँ जो लोग हैं वो स्मॉल छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, वहां काम कर रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। सारी बीएससी में रजिस्टर्ड नहीं है, सारी एनएससी में रजिस्टर्ड नहीं है ना, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड तो नहीं है सारी कंपनियां, लेकिन आसपास के लोग उन छोटी इकाइयों में काम कर रहे हैं। तो आपके जो आसपास दिख रहा है वही आपका आंसर है भाई। जितने ज्यादा लोग छोटी इकाइयों में काम कर रहे हैं, इसलिए आप देखोगे अपने माध्यमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा हिस्सा श्रम का कहां से आ रहा है, छोटी इकाइयों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। हमने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो हमें जरूर बताइएगा। ओके, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।